90% लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं प्यार में ठगा हुआ महसूस करते हैं। मैं आज सभी लोगों को एडवाइस देना चाहता हूं कि प्यार में ठगा हुआ महसूस वही करेगा जिसने खुद के ऊपर काम करना बंद कर दिया किसी दूसरे का प्यार पाने की तलाश में। कमजोर लोग वो होते हैं ना जिनको हर कोई दबाता है, हर कोई खत्म करना चाहता है। कमजोर लोग के लिए दुनिया में 2-3 स्थान फिक्स है, शमशान, कब्रिस्तान, राख बन के तो गंगा में बहा देंगे, और कोई स्थान है नहीं उनके लिए। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि भारत का जो युवा है वो हाफता हुआ युवा है। हाफ इस तरीके से रहा है कि यार ना वो फिजिकली फिट है, ना वो मेंटली फिट है, ना उसके ड्रीम्स पक्के हैं, वो पता नहीं किन चीज़ों के पीछे भाग रहा है। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं आज भी इंडिया में एडल्ट कंटेंट परोसने के नाम पर हिंदुस्तान के युवाओं को खोखला कर रही है, और युवा उसे खुशी खुशी कंज्यूम कर रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। पैसा वो कमा रहे हैं, नोट वो कमा रहे हैं, अटेंशन वो ले जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट उनकी साइट पे चल रहे हैं, और भारत का युवा खत्म हो रहा है, वो हाफ रहा है। एक जो मुझे लगता है एक जो स्ट्रॉन्ग रीजन है वो है कहीं ना कहीं एडिक्शंस जो जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। एडिक्शंस, अच्छा देखो मैं इनकी हकीकत बता देता हूं। एक्चुअली में क्या होता है कि जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे सक्सेस ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर वो सक्सेसफुल हैं तो उनकी वैल्यू है। वो कहावत है ना कि हमारे मोहल्ले की हर किसी खूबसूरत लड़की को सक्सेसफुल इंसान ले गया। दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये बात सच है, बट उससे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि भारत में 90% युवा ऐसे हैं जिनके पास बेसिक नीड्स को फुलफिल करने का भी सीन नहीं है। बेसिक नीड्स है ना, रोटी कपड़ा मकान का भी जुगाड़ नहीं है। मान लो कोई यूरोपियन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है, वहाँ के युवा ऐसे हैं, वहाँ थोड़ा कंट्री अमीर होता है, कंट्री रिच होता है, वहाँ के युवा के पास में इतना पैसा है कि बेसिक नीड्स उनके पास फुलफिल्ड है, उनका मकान खुद का है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्कॉलरशिप सपोर्ट कई चीज़ें मिलती है। भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत में ऐसा नहीं होता है तो ये जो जितनी स्टोरी चलती है ना, हंग्री फॉक्स एंड ग्रैप्स, लॉयन एंड माउस, थ्रस्टी क्रो, ये कभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद 90% लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं प्यार में ठगा हुआ महसूस करते हैं। मैं आज सभी लोगों को एडवाइस देना चाहता हूं कि प्यार में ठगा हुआ महसूस वही करेगा जिसने खुद के ऊपर काम करना बंद कर दिया किसी दूसरे का प्यार पाने की तलाश में, जिसने खुद को प्रेम करना बंद कर दिया किसी दूसरे के प्रेम की तलाश में। ये लिख लेना इस चीज को। अब मैं इन चीजों को रोक नहीं सकता, ये सब तुम्हारे हाथ में। तुम्हें बुद्धि दे सकता हूं, तुम्हारे में विवेक दे सकता हूं, इन चीजों को इंजेस्ट कर सकता हूं, तो अपना इनपुट दे सकता हूं। मैं रोक नहीं पाऊंगा, रोक तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं पाएंगे। समझा सकते हैं कि भाई चीजें इस तरीके से होगी। दूसरे के प्रेम की चाह में, दूसरे के प्रेम की राह में अगर आप खुद से प्रेम करना बंद कर देते हैं तो आप ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि 5, 6, 7 साल बाद आप फिजिकली कमजोर हैं, आप मेंटली कमजोर हैं, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप फाइनेंशियली कमजोर हैं। और कमजोर लोग वो होते हैं ना जिनको हर कोई दबाता है, हर कोई खत्म करना चाहता है। कमजोर लोग के लिए दुनिया में 2-3 स्थान फिक्स है, शमशान, कब्रिस्तान, राख बन के तो गंगा में बहा देंगे, और कोई स्थान है नहीं उनके लिए। फिर ये वही लोग होते हैं जो बाद में जाके कुछ नशा करते हैं, डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस में चले गए। अच्छा ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो सत्तू बन जाते हैं और वो कहते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा के तेरा प्यार वो इंतकाम नहीं देखेगी, वो किसी काम धाम करने वाले को देखेगी। क्योंकि भारत में ये बहुत एक स्ट्रांग नीड है कि जिसके पास कम से कम बेसिक नीड्स तो हो। और मुझे आपको समझाना बहुत जरूरी है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी सच नहीं होगा भारत में, वो किसी कामधाम वाले को देखेगी, दैट्स इट। क्योंकि फीमेल्स के केस में थोड़ा सा उनका नजरिया अलग होता है कि उनके लिए सेक्सुअल कांटेक्ट हो या कोई और चीज हो, वो 9 महीने का खेल होता है जिसमें उसको बच्चे को भी पालना है, घर वालों का भी ध्यान रखना है। वो थोड़ा मेंटली अलग डिजाइंड होती है ना, तो उनका केस थोड़ा सा उस फॉर्मेट में होता है। खैर, तो कुल मिला के ये सारे लोग घूम फिर के इसमें से कुछ जितने एंट्रेंस एग्जाम में सक्सेसफुल हैं, भाई अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की रेट की जो है वो सक्सेस अगर 1% मानता हूं, 1% कि 1% लोग निकल गए इसमें, तो रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होने वाले हैं 0.1%। इतना आसान नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेस भी चाहिए
और इमोशनल मैच्योरिटी भी चाहिए। ये आसान नहीं होगा, इसमें सिर्फ सक्सेस चाहिए, इसमें सक्सेस भी चाहिए। अच्छा, अगर सक्सेसफुल हो जाओगे तो ये चीजें बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आ जाएंगी, अपने आप ही आ जाती है। एक चीज को आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किसकी तरफ जा रहे हैं। खैर, यहां चीजों को समझते हैं एक बार। मान लेते हैं आप इसमें असफल हो गए, आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, और इस बात की संभावना 99.99% है कि आप उसमें असफल हो जाएंगे। अब आप एडिक्शन में चले जाते हैं, गलत आदतों में। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि भारत का जो युवा है वो हाफता हुआ युवा है। हाफ इस तरीके से रहा है कि यार ना वो फिजिकली फिट है, ना वो मेंटली फिट है, ना उसके ड्रीम्स पक्के हैं, वो पता नहीं किन चीजों के पीछे भाग रहा है। खैर, एडिक्शन की बात करें तो हमारे पास में दो मेजर एडिक्शन है, या तो किसी नशे की लत कि नशे के चक्कर में आ गया, या फिर एडल्ट्रीज, है ना, जो यौवन का नशा है, यौवन का नशा। इसमें पॉर्न भी आती है, मैस्टरबेशन भी आता है, कई चीजें आती है इसमें, यौवन के नशे में। नशा है और यौवन का नाश करने वाला एक नशा है। और शांति से अगर आप समझेंगे तो चीजें आपको क्लियर होंगी। इन चीजों ने इसको इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया होता है कि ये मैच्योर नहीं है कि यार मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। इसको कोई समझाने वाला नहीं है बेचारे को। इसको लगता है कि नहीं, मेरे दोस्त ने बोला कि कुछ नहीं, छोटी गोल्ड फ्लेक मार, खत्म कर, ये सब बकवास चलता रहता है, एक छोटी गोल्ड फ्लेक मार, खत्म कर। फिर उसकी जिंदगी में कुछ भी होता है, छोटी गोल्ड फ्लेक मार, खत्म कर, मिराज दवाले खत्म कर, रजनीगंधा खा ले, खत्म कर। और या फिर वो उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कुछ गलत आदतें लगा लेता है। मैस्टरबेशन जो मेल फीमेल दोनों में होता है। हाँ, कोई नशा कर सकता है। 99% नशे जो हैं वो इसी दौरान डेवलप होते हैं। निकोटीन का नशा कि भाई छोड़ो, लत लग गई, मतलब उसने कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया हो ना किया हो, वो बर्बादी के एंट्रेंस पर जरूर से आ गया है। मतलब इन हालात में वो पहुंच गया है कि जहां से अब उसे अल्ट्रा सक्सेस छोड़ो, एक सामान्य स्तर की जिंदगी मिल जाए, बीमारी रहित जिंदगी, तो भी उसको ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। सामान्य स्तर की जिंदगी मिल जाए, क्योंकि वो ऐसे ट्रैप से निकल कर आ रहा है। अब मैं आपको सच बता रहा हूं कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कई लोगों को लगता है कि हमारे यहां से अंग्रेज लोग जा चुके हैं, अब कोई यहां पर है नहीं। एक्चुअली में क्या है कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आज भी इंडिया में एडल्ट कंटेंट परोसने के नाम पर हिंदुस्तान के युवाओं को खोखला कर रही है, और युवा उसे खुशी खुशी कंज्यूम कर रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। पैसा वो कमा रहे हैं, नोट वो कमा रहे हैं, अटेंशन वो ले जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट उनकी साइट पे चल रहे हैं, और भारत का युवा खत्म हो रहा है, वो हाँफ रहा है। मतलब वो एक कहावत है ना कि भागो समय बीत रहा है, भागो समय बीत रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा, भारत के युवा के हालात ऐसे हैं कि वो भाग ही नहीं पा रहा, वो हाँफ रहा है, वो खुद बीत रहा है, वो खुद खत्म हो रहा है। कई नशे की लत में है। अब निकोटीन कोई छोटी मोटी, दोनों ही बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अटैक करते हैं कहां पर? इन दोनों का अटैक होता है डोपामीन पर। डोपामीन पर जो एक एडिक्टिव केमिकल है, जैसे एडिक्शन आता है। यहां से फ्लॉप हुए, मतलब आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, और फिर ये इन हालात में फंस जाते हैं कि अब इनमें कोई क्षमता नहीं बची है। तो मैं जो सबसे पहली और सबसे बेसिक एडवाइस आपको दूंगा वो मैं आपको यही कहूंगा कि भागो समय बीत रहा है, ये बात तो गलत है। भागो, तुम खुद बीत रहे हो। इन सारे ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता, इस सारे, आप किसी भी स्टेज में फंस चुके हैं, इसमें फंस चुके हैं, इसमें फंस चुके हैं, किसी और में फंस चुके हैं, इस सारे ट्रैप से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि आप पसीना बहाओ, पसीना बहाओ, पसीना हर एक कीमत पर बहाओ, और प्राणायाम करो। कभी भी देर नहीं हुई होती, कभी भी देर नहीं होती। इसलिए कहा जाता है दैट रीसेट, रीफोकस, रीस्टार्ट। देर कभी भी नहीं हुई होती है। और मुझे यह पता है कि हमारे में से बहुत सारे लोग इनमें से किसी ना किसी ट्रैप में फंसे हुए होंगे, क्योंकि इंटरनेट इन्हीं ट्रैप में घुसाता है आपको। कांटेक्ट करना आसान है, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, पता नहीं न जाने कितनी चीजें आ चुकी है। फिर इस तक पहुंचना आसान है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से ही मुझे सुन पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस जगह पर आप लोगों को समझाना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। और अब क्या कहते हैं सर, पसीना कैसे बहाएं? रोज कई लोग गांव में नहीं रहते हैं, कोई शहरों में रहते हैं, भागने के लिए जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो।
20 मिनट रोज। मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पर 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ते हैं, खुद की सेल्फी भेजते हैं कि देखो सर आज का पसीना देखो। मुझे खुशी मिलती है यार मैं किसी की जिंदगी में चेंज लाया हूं। कई लोग मुझे ये काम 60 70 80 दिन से रोज भेज रहे हैं। वो कहते हैं सर जिंदगी बदल गई, कुछ करने का जज्बा है, कुछ करने की क्षमता है, अब लड़ना चाहते हैं, अब जीतने का जज्बा है। मतलब ऐसे लोग हैं जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने गए थे और अपने आप को हर तरीके से खत्म कर बैठे थे, वो लोग वापस जिंदा हो गए, वो लोग वापस खड़े हो गए, वो लोग वापस से अपनी जिंदगी में योद्धा की तरह फिर से युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार है, क्योंकि पसीना बहा रहे हैं। और पसीना बहाना पहली शर्त है, अगर युवा हो तो पसीना बहाओ। युवा बनने की पहली शर्त है, पसीना आपको कभी बुढ़ा नहीं होने देगा। हाँ, दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, एक वो हैं जो 18 साल की उम्र में मर गए थे लेकिन 81 साल की उम्र में दफनाया गया। हाँ, कई लोगों को लगता है ऐसा कि यार मौत सिर्फ बायोलॉजिकल होती है कि सांसें रुक गई, हिलना डुलना बंद हो गया, उसी को मौत बोलते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ युवा लोग ऐसे हैं जिनमें कुछ करने का जज्बा खत्म हो गया, कुछ करने की इच्छा खत्म हो गई है, कुछ करने का सपना खत्म हो गया है, वो भी मर चुके हैं। साइकोलॉजिकल डेथ बोलते हैं इसे। और साइकोलॉजिकल डेथ इन्हीं पगडंडियों से होकर गुजरती है जिसमें उसे कोई कांटा चुभ जाता है, कोई घाव लग जाता है और वो फिर नासूर बन जाता है, नासूर बन जाता है। खैर आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं कि भाई और क्या इश्यूज हैं। ये वो बेसिक कंटेंट है जिससे कहीं ना कहीं हर कोई सफर कर रहा है। खैर एक स्ट्रॉन्ग रीजन जो मुझे एक और फील होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, वो होता है पुअर सोर्सेज। पुअर सोर्सेज, एक तो जब से टेलीग्राम आया है, जब से इंटरनेट आया है, हर कोई पीडीएफ के पीछे भाग रहा है। हाँ, पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई, जो हाथ से नोट्स लिखे सिलेक्शन उसी का हो। ये तो सच बात है। खैर भारत में एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। एनसीईआरटी इज मदर ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। मैं आपको रीसेट, रीफोकस, रीस्टार्ट करवाने के लिए आया हूं। कई लोगों को लगता है ना, एक बहुत क्लियर बात बोल देता हूं आप लोगों को जो हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर लेना। कई लोगों का परसेप्शन यह है कि एग्जाम की तैयारी जो होती है वो एक बार शुरू होती है और वो एक बार शुरू करते हैं, 1 महीना 2 महीना पढ़ते हैं और फिर वो तैयारी करना छोड़ देते हैं। अगले साल फिर तैयारी करते हैं, फिर 1-2 महीना पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर तैयारी शुरू करते हैं और आखिर के 1-2 महीने पढ़ते हैं। और उनको लगता है कि यार तैयारी करना एक पंचवर्षीय योजना है। ऐसा नहीं है। आप ये मान लो कि आप तैयारी को जितनी बार रीफोकस, रीसेट और रीस्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। मान लो आप 2 दिन पढ़े, टाइम टेबल सेट किया, सब कुछ आपने किया, 2 दिन आप पढ़े, अब आपका 40 दिन पढ़ने का मन नहीं हुआ और आपने तैयारी करना ही छोड़ दिया, या आपका 10 दिन पढ़ने का मन नहीं हुआ और आपने तैयारी करना छोड़ दिया। 10 दिन आप नहीं भी पढ़े मान लो, रीसेट करो, रीफोकस करो, रीस्टार्ट करो, सेट अपने आप को करो। तुम किसी और को सेट करने के चक्कर में खुद को अपसेट कर लोगे। अपने आप को सेट करो कि यार मैं क्या वापस से सही ट्रैक पे हूं, क्या मुझे वापस से तैयारी करनी चाहिए, क्या मुझे वापस से टाइम अपना बनाना चाहिए, क्या मुझे इस टेस्ट में कुछ गोल लेकर चलना चाहिए, क्या मैं इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूं क्या। वापस अपने आप को रीसेट करो। और रीसेट अगर नहीं करोगे तो तुम निपट जाओगे, है ना। एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। अच्छा, अब इस सेशन में मैं कुछ चीजों का विज्ञापन करूंगा, कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, है ना। मैं साफ कह रहा हूं कि मैं कुछ चीजों का विज्ञापन करूंगा, और विज्ञापन इसलिए करूंगा क्योंकि हर साल मेरे पास में ऐसे हजारों बच्चों का मैसेज आता है एग्जाम के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले कि सर इस किताब के बारे में, इस कोर्स के बारे में, इस टेस्ट सीरीज के बारे में अगर हमें पहले से पता होता तो शायद हमें और ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता, परिणाम मिलता। लेकिन बाकी लोग ऐसे हैं जो आके चिल्लाते हैं, कैमरा पर शोर करते हैं, अंधाधुंध एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, उनके शोर में, उनकी आवाज में, उनके पैसों की खनक में अच्छा कंटेंट सामने नहीं आ पाता, है ना। तो मैं जो चीजें हैं वो आपको साफ साफ कह रहा हूं कि मैं विज्ञापन करूंगा और मैं चीजें बताऊंगा कि हमारे पास में क्या क्या सोर्सेज हैं, वो एक अलग पॉइंट है। खैर, एनसीईआरटी द मदर ऑफ ऑल अचीवमेंट्स, ये रटा होना चाहिए। और जिन लोगों ने किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें हैं जो उनको समझ लेनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, टफ सब्जेक्ट, चूज टफ सब्जेक्ट। देखो, दुनिया में चाहे कोई आपके विपरीत लिंग का इंसान हो, चाहे कोई मेल हो, चाहे कोई फीमेल हो, फीमेल एक टफ मेल को चाहती है, मेल एक टफ फीमेल को चाहता है। आपका एंट्रेंस एग्जाम लेने वाले किसी टफ कैंडिडेट को चाहते हैं जिसमें लड़ने का जज्बा हो, जो 15 घंटे काम कर सके।
मतलब सारी बातें ऐसी है कि आपको टफ सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। और टफ सब्जेक्ट चूज करने का मतलब क्या है कि आप जैसे नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो वो लोग सिर्फ बायो पढ़ते रहते हैं। जो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को आप रट लेना। और अल्टीमेट बात यह है कि अगर एनसीईआरटी मदर ऑफ ऑल अचीवमेंट्स है तो उसी के लिए हमने कुछ ऐसी बुक्स बनाई हैं, जैसे एनसीईआरटी निचोड़ है, ये भी हमने नीट के लिए बनाई, जेई के लिए बनाई, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सभी का आता है, और ये बहुत टॉप बुक है एनसीईआरटी निचोड़। बहुत जल्दी हम लोग, हमारा प्लान है कि यूपीएससी में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, इकोनॉमी की किताबें प्रोसीड की जाए, ठीक है। अगर एनसीईआरटी निचोड़ हमने बनाई और जो लोग शायद इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका फीडबैक दे सकते हैं ताकि बाकी लोग कॉन्फिडेंट रहें थोड़ा उसके बारे में। इसके अलावा हमने एक एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बनाया, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, मतलब जिसमें एनसीईआरटी के हर एक शब्द से सवाल क्रिएट हुआ है, और वो इतने इफेक्टिव सोर्सेज हैं कि आप एनसीईआरटी की हर एक शब्द को, हर एक लाइन को रिवाइज कर सकते हैं। मैं कुछ सैंपल आपको दिखा देता हूं। जैसे ये हमने बायोलॉजी की एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बनाई स्पेसिफिकली नीट एस्पिरेंट्स के लिए, है ना। और जिस किसी ने इसका इस्तेमाल किया है वो इसके बारे में जानता है। ऐसे ही हमने ये फिजिक्स की एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बुक बनाई, आदित्य जैन सर ने, केशव सर ने मिलकर इसको लिखा। और इसकी अब थिकनेस देख सकते हैं किताब की, है ना, थिकनेस, मतलब ऑनलाइन मार्केट में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतनी थिक बुक्स को सेल करते हैं, क्योंकि इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं कंटेंट बिल्ड करना भी इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह ना, फिजिक्स वर्ड टू वर्ड में किसी भी जो चैप्टर का सॉल्यूशन है, किसी भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, वो बिना स्टेप मिस किए हुए दिया हुआ है, और इन सारी किताबों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में मिल जाएंगे जब सेशन कंप्लीट होगा तब। इफेक्टिव बुक्स है ना, इफेक्टिव बुक्स है, ये आपको पता होगा। ऐसे एनसीईआरटी निचोड़ भी आती है, और ये सब जैसे बायोलॉजी की एनसीईआरटी निचोड़ है ना। अब लोग मुझे कहते हैं कि सर हमको परीक्षा से 2-3 दिन पहले ही पता चला, काश पहले पता चलता हम सेलेक्ट हो जाते, कई फैक्टर्स होते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, इनका लिंक मिल जाएगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। एनसीईआरटी निचोड़ आपने सर्च किया, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड सर्च किया, तो ये भी फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की आ रही है। हमारा प्लान है कि हर एग्जाम के लिए बनाई जाए, क्योंकि इंडिया का मतलब एनसीईआरटी है, सॉरी भारत का मतलब एनसीईआरटी है, और अचीवमेंट का मतलब वही होता है जो मुझे लगता है।